अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है और इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर हम एक प्लेट के अंदर पानी डाल लेते हैं तो पानी कुछ देर के बाद गायब हो जाता है, क्योंकि पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पानी की सरफेस से मालिक्यूल जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर, या आप ये समझ सकते हैं कि वो फ़ज़ा के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि द इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस होता क्या है। Evaporation is changing of liquid into vapor, gaseous state from surface of the liquid without heating it. Evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो होगा वो चेंज होगा वेपर्स में, गैसेस स्टेट में जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड की सरफेस से वेपोरेशन जो होगी, गैसेस स्टेट में वेपर्स बन के जो जाएंगे लिक्विड के, उसको बोलते हैं कि ये प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। अब अगर इवेपोरेशन और स्टीम जो होती है उसमें डिफरेंस देखें कि इवेपोरेशन और स्टीम में डिफरेंस क्या होता है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो एक तो विदाउट हीटिंग के होता है और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस से जो है वो एस्केप होके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम में जो वेपर्स हमारे पास बन रहे होते हैं या स्टीम फॉर्म जो होती है, एक तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा वो सरफेस से भी मॉलिक्यूल जो है वो जा रहे होते हैं, और लिक्विड के अंदर भी जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो एक बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाती है वो चीज़, तो लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में, या आप इसको कह सकते हैं स्टीम की फॉर्म में जाने लग जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां से भी मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी हासिल करके ऊपर आ रहे होते हैं और उनके बबल्स बने होते हैं, और वो बबल पानी की सरफेस के ऊपर आके जो है वो फट जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं, और इस तरह से उसकी सरफेस से एक प्रोसेस जो है गैस स्टेट में या स्टीम की फॉर्म में जाने का जारी रहता है। लेकिन अगर इवेपोरेशन में देखें तो इवेपोरेशन में हमने विदाउट हीटिंग की बात की है, लेकिन स्टीम जो है उसमें हम हीट देते हैं तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ये इसमें मेन डिफरेंस है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो विदाउट हीटिंग के होता है, जबकि स्टीम जो है वो हीटिंग की वजह से होती है। यानी इवेपोरेशन में हम कोई हीट नहीं दे रहे होते, लेकिन स्टीम जब बनानी हमने है तो हमें उस लिक्विड को क्या करनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वहां से होता है, जबकि स्टीम का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें लिक्विड की सरफेस के ऊपर से भी प्रोसेस हो रहा होता है, यानी वेपर्स बन के जा रहा होता है, स्टीम की फॉर्म में जा रहा होता है। इस तरह से यहाँ से भी लिक्विड जो होगा उसके बबल से बन के इसके सरफेस पे आके वो एनर्जी हासिल करते हैं, सरफेस पे आके टूट जाते हैं या फट जाते हैं, और इस तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है स्टीम, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस तो सरफेस से होता है, लेकिन स्टीम का जो प्रोसेस है वो अंदर से भी और सरफेस से भी जारी रहता है। अब अगर बात की जाए कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक खास बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है जिस पे जाके चीज़ बॉयल होने लग जाती है। जैसे वाटर 100 सेल्सियस पे जाके बॉयल होने लग जाता है, और वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 सेल्सियस ही रहता है जब तक कंप्लीट वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में नहीं चला जाता। लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस में ऐसा नहीं हो रहा होता। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जैसे कि 25 सेल्सियस होता है तो उस पे भी क्या रहता है, जारी रहता है। जबकि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हर सब्सटेंस का, हर लिक्विड का एक अपना होता है। तो लिक्विड
कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है, और 100 सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लग जाता है, और वाटर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस ही रहता है जब तक पूरा का पूरा वाटर जो है वो स्टीम में नहीं चला जाता। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जारी रहता है, तो इसमें क्योंकि विदाउट हीटिंग के ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह से और चीज़ भी इसमें वो देखने वाली है कि इवेपोरेशन का अमल हमारी डेली लाइफ में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। गीले कपड़ों को जब हम फैलाते हैं तो वो जल्द खुश्क हो जाते हैं। इवेपोरेशन काज कूलिंग, इवेपोरेशन जो है वो ठंडक का बायस भी बनती है। अब बेसिकली टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो जब कपड़े जो हैं उनको खुश्क करना होता है, हम धूप में उनको फैला देते हैं, तो मॉलिक्यूल जो उसके अंदर होते हैं यानी वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो तेजी के साथ वहां से निकलते हैं बाहर की जानब, यानी उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इस वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल जो अंदर आ जाते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से कपड़े जो खुश्क होते हैं। तो इसलिए ये दो तरह के मौसम की हम बात कर लेते हैं, एक विंटर और समर की। तो विंटर के अंदर क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम होता है, समर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए समर में कपड़े जल्दी खुश्क होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन विंटर के अगर अंदर हम बात करें तो विंटर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते। बहरहाल इस तरह से हमारी बॉडी को जब पसीना आता है तो उसमें भी यही चीज़ होती है, पसीना आने से हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि एवेपोरेशन का प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जिस वजह से उस जगह का टेम्परेचर जो है वो कम होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। अब एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन का प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहता है, हाई टेम्परेचर पे जारी रहता है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, सम आर फॉलोइंग। यानी इसमें से कुछ फैक्टर हम दिखा रहे हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है, रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। यानी रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है या कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं? तो उसमें नंबर 1 पे टेम्परेचर है, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 पे विंड है, नंबर 4 नेचर ऑफ लिक्विड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर का इवेपोरेशन के साथ क्या रिलेशन है। एट हाई टेम्परेचर more molecules of a liquid are moving with the high velocities। जब हाई टेम्परेचर होगा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, कि वो हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। दस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे सरफेस से मॉलिक्यूल जो होंगे वो बहुत तेजी के साथ यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर हाई होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा तेज हो जाता है। जैसे मैं पहले स्टार्ट पे वीडियो पे बता रहा था आपको कि अगर हमने कपड़े जो है वो खुश्क करने हो तो विंटर के अंदर क्योंकि टेम्परेचर लो होता है यानी कि कम होता है, तो इसलिए कपड़े जल्दी खुश्क नहीं हो पाते। लेकिन अगर समर की बात करें तो समर में कपड़े जो है वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, उसकी वजह कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो कपड़े से क्या होते हैं, वो ड्रॉपलेट जो हैं वो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो कपड़े में से बाहर जाने लग जाते हैं, और क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है इसलिए वो निकलते जाते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो वहीं पर रह जाते हैं, जिससे माया जो होती है, ये लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो इस वजह से वो ठंडी होती है चीज़ें। तो एवेपोरेशन का प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी कम होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं जी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो एवेपोरेशन पे किस तरह से इफेक्ट करता है। तो लार्ज इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। यानी सरफेस एरिया जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए, उसको लार्ज कर दिया जाएगा, तो एवेपोरेशन जो है उसका प्रोसेस, जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी तेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक
कप के अंदर आपने चाय डाली हुई है और इसी तरह से एक पिर्च आपके पास है, एक कोई खुला बर्तन आपके पास है, उसके अंदर चाय डाली हुई है, तो किसके अंदर चाय जल्दी ठंडी हो जाती है? बिकॉज अगर एक कप है या एक बोतल के अंदर आपने चाय डाली हुई है तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती, बिकॉज इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वहां पे तेज नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको किसी खुले बर्तन के अंदर चाय को डाल लेते हैं, किसी पिर्च के अंदर चाय को डाल लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। बिकॉज चाय का यानी जो चाय हमारे पास है उसकी सरफेस से लिक्विड जो होते हैं वो तेजी के साथ एस्केप आउट होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो चाय के या लिक्विड जो हमारे पास है उसके मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से वो चीज़ क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया जो है वो भी, उसका रिलेशन भी इवेपोरेशन के साथ अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन ही है। यानी जैसे ही सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे, जितना एरिया बड़ा होता जाएगा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना तेजी के साथ होगा। अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो रहा है तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी क्या है, कम है। तो इस तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा के इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है उसको फास्ट किया जा सकता है, और सरफेस एरिया कम करके इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद आती है विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हरकत करती हुई जो हवा होती है उसको हम विंड का नाम देते हैं। तो विंड ब्लोइंग ओवर सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप्स अवे लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप आउट। तो क्या होता है, जब हवा चल रही होती है तो जो ये ड्रॉपलेट यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, तो अगर हवा चल रही होगी तो हवा इन ड्रॉपलेट को क्या करेगी, वो अपने साथ ले जाएगी, तेजी के साथ यहाँ से निकलेंगे, एस्केप आउट मॉलिक्यूल्स यहाँ से सरफेस से होंगे, तो जिस वजह से इस जगह का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो अब क्या है, विंड ब्लोइंग ओवर सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप अवे लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप आउट, दिस इंक्रीज चांस फॉर मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एस्केप आउट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएंगे तेजी के साथ, हवा इनको अपने साथ बहा के ले जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब और मॉलिक्यूल्स का चांस है कि और मॉलिक्यूल भी सरफेस से आने लग जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हवा के चलने से भी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। यानी इवेपोरेशन का रिलेशन अगर विंड के साथ देखा जाए तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हवा तेज चल रही है। अगर हवा ज़्यादा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज होगा, बिकॉज सरफेस से लिक्विड के जो ड्रॉपलेट हैं, जो वेपर्स बन रहे हैं, वो तेजी के साथ वहां से हवा उनको अपने साथ ले जाती है, तो सरफेस से और चांस होता है कि मॉलिक्यूल और ज़्यादा बाहर हैं, तो इस तरह से हवा तेज चलती जाएगी, उन ड्रॉपलेट को अपने साथ बहा के लेके जाएगी। तो जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज होने लग जाएगा। तो इसका मतलब विंड का भी इवेपोरेशन से डायरेक्ट रिलेशन ही है। विंड अगर ज़्यादा चलेगी, हवा तेज चलेगी, इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज होगा। अगर हवा स्लो चलती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड की, तो नेचर ऑफ लिक्विड में सिपरेट है एंड वाटर डज नॉट इवेपोरेट एट सेम रेट बिकॉज दे हैव डिफरेंट नेचर। अब अगर हम बात करें सिपरेट है, ईथर है या अल्कोहल है, इनकी बात करें तो इन सब की नेचर डिफरेंट है। किसके इंस्टेड, अगर हम वाटर के इंस्टेड बात करें तो वाटर जो है उसकी नेचर कुछ और है, सिपरेट है, ईथर, अल्कोहल जो है इनकी नेचर कुछ और होती हैं। अगर मैं अपने इस पंप के ऊपर थोड़ी सी सिपरेट डाल लूँ या ईथर डाल लूँ तो वो जल्दी से इवेपोरेट होने लग जाएगी। अब वो जल्दी से जब यहाँ से इवेपोरेट होगी तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, उनकी वेलोसिटी बढ़ी थी, जिस वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस तेजी के साथ हुआ था, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हुआ था। और अब इन मॉलिक्यूल जो मेरे पंप के ऊपर थे वाटर के, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से मुझे अपने पंप के ऊपर क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखना चाहें कि सिपरेट एंड वाटर डज नॉट इवेपोरेट एट सेम रेट, तो ये हमें पता चल सकता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सिपरेट की या अल्कोहल की होती है, तो वो तेज़ी के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिस वजह से वो तेज़ी के साथ सरफेस से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इनकी बॉन्डिंग मजबूत होती है, तो इसलिए वाटर जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता। सिपरेट के
या अल्कोहल के मालिक्यूल जो वो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से क्या होते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, तो वो वहाँ से क्या होते हैं, तेज़ी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से फिगर के अंदर भी हम दिखा रहे हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस सरफेस से कैसे हो रहा है। तो सरफेस से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वेपर्स बन के वाटर जा रहा है, विदाउट हीटिंग के जा रहा है, और वो तेज़ी के साथ क्या हो रहा है, बाहर को जा रहे हैं, और मालिक्यूल जाएंगे वो भी तेज़ी के साथ बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ लिक्विड पे भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे आपके पास परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम की बोतल को अगर आप खुला छोड़ दो तो वो तेज़ी के साथ उसमें से मालिक्यूल जो होते हैं वो एस्केप आउट होने लग जाते हैं, जिस वजह से परफ्यूम की बोतल जो है वो एम्प्टी हो जाती है, आप कह लो कि खाली हो जाती है। इस तरह से अगर एक बोतल के अंदर आपने वाटर को भर के रखा हुआ है, आप 1-2 दिन के बाद चेक करें तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है ये हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। कोई भी टेम्परेचर है, किसी भी टाइप का टेम्परेचर है, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। इस वजह से वो वाटर का लेवल क्या होता जाता है, लो होता जाता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड में भी आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि नेचर ऑफ लिक्विड भी जो एवेपोरेशन जो है इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। नेचर ऑफ लिक्विड कि लिक्विड की नेचर किस टाइप की है, लिक्विड किस टाइप का है, जो जल्दी से एवेपोरेट हो रहा है या जल्दी से एवेपोरेट नहीं हो रहा। तो यानी एवेपोरेशन के फैक्टर हमने एवेपोरेशन को डिफाइन किया, आपको बताया कि एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग किसी सब्सटेंस का उसमें क्या फ़र्क है, और वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में भी आपको फ़र्क बताया कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क होता है। यानी जो वेपर्स बनते हैं, जब लिक्विड को, वाटर को अगर हम बात कर लें 100 सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं। तो वो वेपोरेशन प्रोसेस था जब लिक्विड किस में जा रहा था, गैसियस स्टेट में जा रहा था। लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड इसमें भी वेपर गैसियस स्टेट में जाता है, लेकिन इसमें हीटिंग विदाउट हीटिंग के जाता है, जबकि वेपोराइजेशन में क्या था, हीटिंग के साथ जाता था। उसके बाद इसके हमने कुछ फैक्टर्स थे उनको डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस है उनका आंसर करते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बाय। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का वजह बनता है, इसकी वजह क्या है। तो जब इवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड की सरफेस से हो रहा होता है तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन ये होता है कि सरफेस से मालिक्यूल जो होते हैं वो एस्केप आउट हो रहे होते हैं, यानी वो तेज़ी के साथ, जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मालिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, या मालिक्यूल के पास जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से सरफेस से क्या होते हैं, एस्केप आउट होते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं। और इस तरह से जो मालिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये प्रेस्पिरेशन यानी कि पसीना आना और उसके बाद ठंडक का एहसास हमें होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि एवेपोरेशन में जो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो एस्केप आउट हो जाते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो बिहाइंड यानी कि उसके पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मालिक्यूल्स की कम हो जाती है, और इस तरह से हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। बॉइलिंग जो होता है, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, जैसे वाटर 100 सेल्सियस पे जाके बॉयल होता है, और बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो सरफेस के ऊपर से भी हो रहा होता है, और विद इन द लिक्विड जो है उसके अंदर भी, यानी कि वो भी हो रहा होता है। जैसे अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में जब हम हीट देते हैं तो उसकी सरफेस से भी यानी कि मालिक्यूल जो होते हैं बाहर जा रहे होते हैं, और अंदर से भी मालिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे आते हैं, एक बबल से बनता हुआ उनका, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर जब आते हैं, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग जो है वो एक हम हीट देते हैं, और हीट देने के बाद लिक्विड के मालिक्यूल जो है वो वेपोरेट होने लग जाते हैं, वो वेपर्स में या गैसियस स्टेट में जाने लग जाते हैं, और ये जो है वो एक खास टेम्परेचर होता है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जिस पे जाके ये बॉयल होना शुरू हो जाती है चीज़ कोई भी। लेकिन अगर इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे जारी रहता है, और इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड की सरफेस से ही होती है, अंदर से इवेपोरेशन, यानी अंदर से मालिक्यूल नहीं आएंगे, जस्ट लिक्विड की सरफेस के ऊपर से आएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है कि बॉइलिंग जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और उसमें हीट दी जाती है, लेकिन इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे जारी रहेगा और इसमें कोई हीट जो है वो नहीं दी जाती। तो इस तरह से हमारे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उनके आंसर भी हमने आपको किए हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।